प्रीति गणित की टीचर थी। वो बहुत मोटी थी, जिस कारण स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया और बच्चे उसे बहुत पसंद करने लगे। 7वीं कक्षा के बच्चे क्लास में शोर मचा रहे थे। गणित की क्लास थी, लेकिन क्लास में कोई टीचर नहीं थी। क्लासरूम में प्रिंसिपल मैडम आती हैं। उनके साथ बेहद मोटी औरत भी थी। क्लास में प्रिंसिपल मैडम को देखकर बच्चों ने शोर मचाना बंद कर दिया और चुपचाप सब अपनी जगह पर बैठ गए। बच्चों, ये प्रीति मैडम है। ये आज से आप सभी को गणित पढ़ाएंगी। प्रीति मैडम, अब मैं जा रही हूँ, आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मिस। जैसा कि अभी प्रिंसिपल मैडम ने बताया कि मैं आप लोगों को गणित पढ़ाऊंगी, तो शुरू करते हैं। प्रीति बच्चों को गणित पढ़ाने लगती है, लेकिन सभी बच्चे प्रीति को देखकर हंस रहे थे और एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। प्रीति मैडम कितनी मोटी है। हाँ यार, पता नहीं किस चक्की का आटा खाती है। दोनों बच्चियां हंसने लगती हैं। तुम दोनों का ध्यान कहाँ है? कनिका और कोमल डर जाते हैं। कनिका धीमे आवाज में कहती है, कोमल, ये मोटी तो इधर ही आ रही है, कहीं इसने हमारी कॉपी देख ली तो। हाँ यार, हमारा ध्यान तो पढ़ाई में था ही नहीं। प्रीति कनिका और कोमल की बातें सुन लेती है और उनके पास आती है। अपनी कॉपी दिखाओ। कनिका और कोमल अपनी अपनी कॉपी छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रीति उनके हाथ से उनकी कॉपी ले लेती है। प्रीति देखती है कि कनिका ने अपनी कॉपी में एक हाथी की तस्वीर बनाई थी और उसके बगल में लिखा था प्रीति मैडम। प्रीति को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसने कनिका और कोमल से कुछ नहीं कहा और वापस जाकर पढ़ाने लगी। क्लास खत्म होने के बाद कनिका और कोमल आपस में बातें करते हैं। यार कोमल, प्रीति मैडम ने हमारी कॉपी देख ली, जिसमें मैंने उनकी हाथी वाली तस्वीर बनाई थी, फिर भी उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। हाँ यार, मुझे तो लग रहा था कि मैडम हमें जरूर पनिशमेंट देंगी। लगता है प्रीति मैडम डरपोक है, इसलिए उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। प्रीति काफी मोटी थी, साथ ही वो काफी साधारण तरीके से रहती थी। वो ना कोई मेकअप करती और ना कोई गहने पहनती। उसका ध्यान सिर्फ बच्चों को गणित पढ़ाने में रहता था, क्योंकि स्कूल के सभी बच्चे गणित में बहुत कमजोर थे। ये उसकी पहली जॉब थी, जिस कारण उसे सबसे कम सैलरी पर रखा गया था। प्रिंसिपल मैडम ने कहा था कि अगर स्कूल के बच्चों की गणित अच्छी हो जाएगी तो वो मेरी सैलरी बढ़ा देंगी, इसलिए मुझे सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना है। कौन मेरे बारे में क्या कहता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि बच्चे मेरे मोटापे की ओर ध्यान न देकर जो मैं पढ़ाऊं उस पर ध्यान दे। दूसरे दिन प्रीति स्कूल जाती है। उस दिन भी स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। प्रीति बच्चों से पूछती है, बच्चों, क्लास 10th किस तरफ है? मैडम, वो तो 2nd फ्लोर पर है। ये सामने जो सीढ़ी जा रही है ना, आप इसी से ऊपर चले जाइए। ओके, थैंक यू। प्रीति सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है। देखना, अब इस मोटी को सीढ़ियां चढ़ने में कितना वक्त लगेगा। लेकिन प्रीति ने फटाफट सीढ़ियां चढ़ ली और वो 10वीं क्लास में पहुंची। उसके पीछे पीछे सुबोध और कार्तिक भी आ गए। अरे, ये मोटी हमारी क्लास में क्या कर रही है? सुबोध की ये बात प्रीति ने सुन ली। बेटा, मैं आप लोगों को गणित पढ़ाने आई हूँ, सुबोध डरते हुए कहता है। सॉरी मैडम। कोई बात नहीं, वैसे तुमने सच ही तो कहा है, मोटी को कोई मोटी ही बोलेगा। प्रीति ने अपने बैग से एक चॉकलेट निकालकर सुबोध की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो, मेरी तरफ से ये चॉकलेट तुम्हारे लिए। थैंक यू मैडम। मुझे लगा था कि आप मुझे डांटेंगी, लेकिन आपने मुझे चॉकलेट दिया। मैं बच्चों को कभी नहीं डांटती हूँ। वैसे तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है, मैं तो सच में मोटी हूँ। सुबोध को प्रीति मैडम का ये व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद प्रीति ने पढ़ाना शुरू किया और सभी बच्चे ध्यान से पढ़ने लगे। किसी ने उसके मोटापे का मजाक नहीं उड़ाया। इसी तरह प्रीति सभी कक्षाओं में गणित पढ़ाती। कोई भी बच्चा उसके मोटापे का मजाक उड़ाता तो प्रीति उसे कोई ना कोई गिफ्ट देती और उसे बहुत प्यार करती। इस तरह सभी बच्चों ने उसके मोटापे का मजाक उड़ाना बंद कर दिया और मन लगाकर गणित पढ़ने लगे। बच्चे प्रीति मैडम को खूब पसंद करने लगे थे और दूसरी शिक्षिकाओं के सामने उसकी तारीफ करने लगे। सोनम, अभी मैंने क्या पढ़ाया? इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा बताओ, कौन से डिवाइस में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होता है? सोनम कोई जवाब नहीं देती है। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मैं कितनी देर से देख रही हूँ, तुम दरवाजे के बाहर गार्डन की ओर देख रही हो। तुम्हें गार्डन बहुत पसंद है ना? जाओ, गार्डन में जाकर एक पैर पर खड़ी हो जाओ और तब तक खड़ी रहो जब तक मेरी क्लास खत्म ना हो जाए। लेकिन मैडम, क्लास खत्म होने में आधा घंटा बाकी है, मैं इतनी देर तक एक पैर पर कैसे खड़ी रहूंगी? बाहर बहुत धूप है।
मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें सजा तो भुगतनी पड़ेगी। आपसे तो अच्छी प्रीति मैडम है, वो हमें कभी पनिशमेंट नहीं देती। हम चाहे कितनी भी गलतियां करें, वो हमें बहुत प्यार करती है। सुधा सोनम के मुंह से प्रीति की तारीफ सुनकर चिढ़ जाती है। इसी तरह बाकी बच्चे भी प्रीति मैडम की तारीफ करने लगे, जिसे सुनकर दूसरी शिक्षिकाओं को चिढ़ होने लगी। ईशा मैडम, ना जाने उस मोटी प्रीति ने ऐसा क्या किया है कि बच्चे उसकी बहुत तारीफ करते हैं। हाँ, कल मेरे साथ भी यही हुआ। कल जब मैं कक्षा 8 में बायोलॉजी पढ़ा रही थी, तब एक बच्चे ने शरारत की। जब मैंने उसे पनिशमेंट दिया तो कहने लगा कि आपसे अच्छी तो प्रीति मैडम है, वो हमें कभी पनिशमेंट नहीं देती। हमें उस मोटी प्रीति को स्कूल से बाहर निकलवाना होगा। सुधा और ईशा ने स्कूल की दूसरी शिक्षिकाओं से बात की और सब प्रीति की शिकायत करने प्रिंसिपल के पास पहुंचे। क्या बात है, आप सब एक साथ यहाँ? मैडम, प्रीति मैडम स्कूल के बच्चों को बिगाड़ रही हैं। आप देखना, इस बार भी हमारे स्कूल के बच्चों की गणित की परफॉर्मेंस खराब होगी, क्योंकि बच्चे गणित पढ़ने में कम और शरारत करने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और प्रीति उनकी शरारत को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, मैं देखती हूँ, आप लोग जाइए। प्रिंसिपल रूम से बाहर आने के बाद अब उस मोटी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बड़ी आई बच्चों की फेवरेट बनने। एक तो इतनी मोटी और ऊपर से बच्चों को उसने अपनी साइड कर लिया। हम इतने दिनों से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चों ने कभी हमारी इतनी तारीफ नहीं की। कुछ दिन बीत गए, लेकिन प्रिंसिपल ने प्रीति को स्कूल से नहीं निकाला। तब सभी शिक्षिकाओं ने प्रीति को सबक सिखाने की ठानी। परसों टीचर्स डे है, हम सभी शिक्षिकाओं को सोलो डांस परफॉर्म करने के लिए कहेंगे। जब वो मोटी प्रीति स्टेज पर नाचेगी, तब उसके मोटे से पेट को देखकर सब हंसेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। ये अच्छा आइडिया है। उस दिन बच्चों को उनकी फेवरेट मैडम का ये रूप भी देखने को मिलेगा। प्लान के मुताबिक सभी शिक्षिकाओं ने डांस की तैयारी कर ली थी। सभी टीचर्स डे पर स्कूल पहुंची, लेकिन उस दिन प्रीति स्कूल नहीं आई। प्रिंसिपल ने स्टेज पर अनाउंस किया, आप सभी को बेहद दुख के साथ सूचित किया जाता है कि प्रीति मैडम की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो अस्पताल में भर्ती है। ये खबर सुनकर स्कूल के सभी बच्चे रोने लगे। प्रिंसिपल मैडम, हमें प्रीति मैडम के पास जाना है। ठीक है, हम सब स्कूल बस से अस्पताल चलेंगे। अरे यार, हमारा टीचर्स डे का प्लान फेल हो गया। कोई हमारी तरफ देख भी नहीं रहा, सब उस मोटी से मिलने जा रहे हैं। हमें भी उनके साथ जाना चाहिए। सभी शिक्षिकाएं भी स्कूल की बस में आ जाती हैं और सभी अस्पताल पहुंचते हैं। प्रीति उस समय होश में नहीं थी। तभी वहां डॉक्टर आता है। डॉक्टर साहब, प्रीति को अचानक क्या हो गया? इन्हें अचानक कुछ नहीं हुआ। इन्हें थायराइड रोग है, जिसके कारण इनका वजन इतना ज्यादा बढ़ गया है। इनका थायराइड काफी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दवाइयों का भी कुछ असर नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो इनका थायराइड कैंसर भी हो सकता है, जिससे इनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं और स्कूल की दूसरी शिक्षिकाओं को खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वे सभी मन ही मन प्रीति से माफी मांगती हैं। कुछ देर के बाद प्रीति को होश आता है। मैं जानती हूँ कि आप सभी मेरे मोटापे के कारण मुझे पसंद नहीं करते हैं। मेरी बीमारी के कारण मेरी जिंदगी खतरे में है। न जाने कितने दिन तक जी पाऊं। यही सोचकर मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और इन्हें कभी पनिशमेंट नहीं देती थी। बच्चों को हंसता हुआ देखकर मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती थी। हमें माफ कर दो प्रीति, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। प्रीति मैडम, आपको कुछ नहीं होगा। हम सब आपके साथ हैं और आपका ख्याल रखेंगे। आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। उस दिन से सभी प्रीति का बहुत ख्याल रखने लगे। जब तक उसे अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल गई, उसके साथ रोज एक शिक्षिका वहीं रहती और उसकी देखभाल करती। कुछ दिन के बाद प्रीति को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और उसने फिर से स्कूल आना शुरू किया। इस बार सभी ने उसका खूब स्वागत किया। बॉनी साक्षी अपने गरीब माता पिता उर्मिला और शेखर के साथ एक छोटे से घर में रहती है। साक्षी एक बॉनी थी। 25 साल की उम्र होने के बाद भी साक्षी की हाइट 10 साल के बच्चे इतनी छोटी थी। हाल ही में साक्षी ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। साक्षी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और उसका बचपन से सपना था कि वो एक टीचर बनेगी। एक दिन सवेरे, माँ, पिताजी, मैं शहर में बीएड कॉलेज में एडमिशन करना चाहती हूँ। मेरा एडमिशन करवा दीजिए ना पिताजी, शहर के कॉलेज में। बिटिया, तू तो अपनी परिस्थिति जानती है ना, हम कितने गरीब हैं। बड़ी मुश्किल से तो हमने तुझे यहाँ तक पढ़ाया है। अब हम आगे नहीं पढ़ा पाएंगे बिटिया तुझे। हाँ साक्षी बिटिया, हम जैसे गरीबों के बस की बात नहीं है पढ़ाई करना। पिताजी, आप जानते हो ना, बचपन से मेरा सपना है कि मैं टीचर बनूंगी। मुझे अपना ये सपना पूरा करना है पिताजी। साक्षी बिटिया, तू तो जानती है ना, तेरी छोटी हाइट के कारण स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह लोगों ने तेरा कितना मजाक बनाया है।
अब अगर तू शहर के कॉलेज में पढ़ने जाएगी और अगर वहां के लोगों ने तेरा मजाक बनाया तो? माँ, मुझे अब किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। पिताजी, मैं स्कॉलरशिप से आपका सारा पैसा आपको वापस दे दूंगी। मुझे पढ़ाई करने दीजिए ना पिताजी, मुझे अपना सपना पूरा करने दीजिए। बचपन से मैंने इस सपने के लिए बड़ी मेहनत से पढ़ाई की है। साक्षी अपने माता पिता से रो रो कर विनती करती है। ठीक है बिटिया, तू कर अपनी पढ़ाई। उर्मिला, मैं अपने गांव के दर्पण सेठ से कुछ पैसे उधार ले आता हूँ। शेखर उसी समय अपने गांव के सेठ दर्पण के पास आता है और अपना छोटा सा घर दर्पण के पास गिरवी रखकर उससे पैसे लेकर अपनी बिटिया का दाखिला शहर के डीएड कॉलेज में करवा देता है। एक दिन सवेरे साक्षी शहर में कॉलेज के बाहर आती है। मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? नहीं साक्षी, तू डर मत, लोग चाहे तेरा कितना भी मजाक क्यों ना बनाए, तू केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। बॉनी साक्षी को नए कॉलेज में जाने में बहुत डर लग रहा था। तभी वो डरते डरते कॉलेज के अंदर चली जाती है और जैसे ही अपनी क्लास में आती है तभी बॉनी साक्षी को देखकर क्लास में बैठे सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ये बच्ची किसकी खो गई? ए बेटा, ये प्राइमरी स्कूल नहीं है, ये कॉलेज है। जा अपनी 5वीं क्लास में जा, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। सारे स्टूडेंट्स इसी तरह साक्षी की बॉनी हाइट पर कमेंट्स पास करते जाते हैं। मैं इसी क्लास की नई स्टूडेंट हूँ। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। उसके बाद साक्षी रोज कॉलेज आने लगी और उसकी क्लास के बच्चे इसी तरह बॉनी साक्षी का मजाक उड़ाते रहे, उस पर हंसते रहे। पर साक्षी उन सबकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती थी। वो हमेशा अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती थी। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। साक्षी ने अपनी बीएड की डिग्री हासिल कर ली थी। साक्षी ने जो स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा था वो रिजेक्ट हो गया था, जिसके चलते साक्षी को उसके डोनेशन का पैसा नहीं मिल पाया था। इधर शेखर 2 सालों से दर्पण को अपनी कमाई से थोड़े थोड़े पैसे देता रहा। एक दिन रात में दर्पण शेखर के घर आता है। क्या भाई शेखर, कब तक हमें पागल बनाता रहेगा? कब देगा मेरा पैसा तू? दर्पण भाई, कॉलेज वालों ने हमारे साथ धोखा किया है। साक्षी बिटिया का स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है कॉलेज वालों ने, जिसकी वजह से हमें हमारा पैसा नहीं मिल पाया। मैं जैसे अब तक आपको महीने के पैसे देता आ रहा था, ऐसे आगे भी देता रहूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे क्या भिखारी समझ रखा है क्या? मुझे मेरा पैसा अभी इसी समय चाहिए। दर्पण मालिक, हम कहाँ से आपको 80,000 रुपए दे अभी? आप तो हमारी परिस्थिति जानते हो। मेरे पति सारा दिन मजदूरी करके रोज के 300 रुपए कमाते हैं, उसमें से भी 200 रुपए हम आपको दे देते हैं। अगर कुछ महीनों की मोहलत और दे देंगे आप, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब चलो निकलो इस घर से बाहर। तभी दर्पण शेखर के उस घर पर कब्जा कर लेता है और शेखर और उसके परिवार को धक्के मारकर उस घर से निकाल देता है। शेखर, उर्मिला और बॉनी साक्षी तीनों रास्ते पर आ चुके थे। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? उस दर्पण ने हमारा घर हमसे छीन लिया है। पिताजी, आप दुखी मत होइए, हम इस गांव में एक घर किराए पर ले लेते हैं। वैसे भी कुछ दिनों बाद मुझे इस गांव के सरकारी स्कूल में नौकरी मिलने वाली है। बस एक बार मेरा इंटरव्यू वहां सफल हो गया ना, तो अपनी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये सब तेरी वजह से हुआ है साक्षी। ना तो पढ़ाई करने की जिद करती, ना हम पर इतना कर्ज होता। तूने तो हमें रास्ते पर ला दिया साक्षी। साक्षी के माता पिता साक्षी को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। तभी शेखर उसी गांव में एक छोटा सा घर किराए पर लेता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सवेरे साक्षी उसी गांव के सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आती है। साक्षी ने सीटी परीक्षा पास कर ली थी। साक्षी स्कूल में प्रिंसिपल के ऑफिस में आती है। अंदर प्रिंसिपल और कुछ टीचर बैठे थे। साक्षी अंदर आती है। ए बच्ची, कौन है तू? चल अपनी क्लास में जाकर बैठ। सर, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ। आज मेरा इंटरव्यू है टीचर की जॉब के लिए। ये सुनकर सब बॉनी साक्षी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगते हैं और हंसने लगते हैं। तभी कविता टीचर, क्या सर, अब इस स्कूल में बच्चे भी टीचर बनेंगे? इसकी हाइट तो देखिए, 5वीं क्लास की स्टूडेंट लग रही है ये। साक्षी, तुम इतनी छोटी हो, तुम कैसे बच्चों को पढ़ा पाओगी? सर, जब शिक्षा इंसान में छोटा बड़ा नहीं देखती तो मैं बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं दे सकती? तभी सब साक्षी का इंटरव्यू लेते हैं। साक्षी हर किसी के सवालों के जवाब देने लगती है और आखिर में साक्षी को उस स्कूल में टीचर की नौकरी मिल जाती है। अगले दिन सवेरे तभी साक्षी स्कूल में पढ़ाने आती है। साक्षी जैसे ही क्लास के अंदर जाती है, सारे बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग टीचर कहते हैं। उसके बाद सब जैसे ही बॉनी साक्षी को देखते हैं तो सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ये कौन है? हमें लगा टीचर आए, पर ये तो स्टूडेंट है।
अरे बहन, कौन सी क्लास है तेरी? नया एडमिशन है क्या? मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। उतने में प्रिंसिपल क्लास में आते हैं। बच्चों, आज से ये तुम्हारी नई टीचर साक्षी हैं। अब से यही तुम्हें पढ़ाएंगी। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या प्रिंसिपल सर, ये हमें कैसे पढ़ा सकते हैं? इनकी तो खुद अभी पढ़ने की उम्र है। कितनी छोटी है ये। चुप हो जाओ अमर। बच्चों, साक्षी मैडम की केवल हाइट छोटी है, समझे? साक्षी मैडम, अब से ये आपकी क्लास है। प्रिंसिपल वहां से चले जाते हैं। बच्चों, आज से हम बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। तुम्हें मेरे साथ पढ़ाई करने में बहुत मजा आएगा। तभी क्लास में पीछे बैठा एक चिंटू नाम का लड़का। अरे मैडम जी, आप कहाँ हो? हमें तो आप दिखाई नहीं दे रहे हो। जरा कुर्सी से उठकर बात कीजिए ना। चिंटू, टीचर जी अगर कुर्सी पर खड़ी भी हो जाएंगी ना, तब भी वो तुझे दिखाई नहीं देंगी। ये सुनकर सब बच्चे हंसने लगते हैं। टीचर जी, बचपन में आपके मम्मी पापा आपको कॉम्प्लेन पिलाना भूल गए थे क्या? मुझे किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है। तभी साक्षी बच्चों को पढ़ाने लगती है और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। साक्षी की बॉनी हाइट देखकर उसकी क्लास के बच्चे, स्कूल के टीचर, सभी लोग साक्षी पर हंसते थे, पर साक्षी किसी को उफ तक नहीं कहती थी। कुछ ही महीनों में साक्षी अपनी कमाई से उसी गांव में एक बड़ा सा खुद का घर खरीद लेती है और अपने माता पिता के साथ उस बड़े से घर में रहने लगती है। एक दिन साक्षी अपने स्कूल जाती है। उस समय स्कूल में कुछ प्रोग्राम था। तभी प्रिंसिपल साक्षी को स्टेज पर बुलाते हैं। ये देखकर सब साक्षी पर हंसने लगते हैं। उस प्रोग्राम में सभी स्टूडेंट्स के माता पिता भी आए हुए थे। कोई नहीं हंसेगा साक्षी मैडम पर। खामोश हो जाओ सब। कोई बात नहीं सर, मुझे बुरा नहीं लगा। बच्चों, जब मैं छोटी थी ना, तब मेरी बॉनी हाइट देखकर हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था, मुझ पर हंसता था। सब मुझे कहते थे कि साक्षी तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगी, न तुझसे कोई शादी करेगा। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे पढ़ा सके, पर मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैंने बचपन में लोगों के घर जाकर सफाई का काम किया और अपनी पढ़ाई के लिए किताबें खरीदी। कदम कदम पर हर कोई मेरा मजाक बनाता था, पर मैंने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देने लगी। पिताजी की कमाई से बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा चलता था। माँ पिताजी ने मुझसे कई बार कहा कि साक्षी बिटिया, पढ़ाई छोड़ दे, तू पढ़ाई करके क्या करेगी? हर कोई तेरा मजाक बनाता है और हम इतने गरीब हैं, हम तुझे पढ़ा नहीं सकते। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं पिताजी से पैसे लेने के साथ साथ गांव में काम करने लगी, पर मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि मेरी पढ़ाई के पीछे मेरे माता पिता को अपना घर तक कुर्बान करना पड़ा। हम रास्ते पर आ चुके थे, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। और आज देखो, मैं इतनी कामयाब हो गई कि आज मैं आपके सामने एक टीचर बनकर आपको जीवन की अहमियत सिखा रही हूँ। बच्चों, आज आपके माता पिता आपको पढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, आपकी पढ़ाई का सारा खर्च उठा रहे हैं, आपको अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, महंगी किताबें बुक खरीद कर दे रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं। क्यों? इसीलिए कि आप पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बन सको। बच्चों, मेरा बचपन ऐसा नहीं था। मेरी महंगी किताबें खरीदने के लिए मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे। हम एक समय भूखे रहते थे और एक समय के पैसे बचाकर मेरी पढ़ाई का खर्च उठाते थे। आज आपके पास मौका है। आपके माता पिता आपकी पढ़ाई के लिए आपको दुनिया की हर खुशी दे रहे हैं। इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और एक कामयाब इंसान बनकर बताएं, क्योंकि एक बार उम्र बीत जाती है। अगर गफलत में गालिब फिर समंदर की तरह आंसू भी बहा लिया, तब भी ये समय दोबारा नहीं ला पाएंगे। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और साक्षी की बातें सुनकर सब खड़े होकर तालियां बजाकर साक्षी का सम्मान करते हैं। और उसके बाद साक्षी उस स्कूल में एक मिसाल बन गई। अब स्कूल के सारे बच्चे साक्षी की कहानी सुनकर उसी की तरह कामयाब बनने के लिए दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। Please subscribe this channel.